मुरादाबाद की रहने वाली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कुमारी सुष्मिता ने महज 29 साल में जो नाम और शोहरत कमाई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर अचानक हुई इनकी रहस्यमयी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि सामान्य चल रहा इनका जीवन अचानक से तबाह बर्बाद हो जाएगा। इनकी मृत्यु के पश्चात जब पुलिस वालों ने इनके परिवार वालों से पूछताछ शुरू की तब इनके परिवार वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमें उसके बारे में कुछ पता है। इनके परिवार वालों का कहना था कि सुष्मिता के मौत के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि सुष्मिता पूरी तरह से स्वस्थ थी। उन्हें अंदरूनी भी कोई बीमारी नहीं थी। हाँ, ये बात सच थी कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के नाते वो हर समय भूत प्रेतों के बारे में ही सोचती रहती थी। उनके हाथ में हर समय एक छोटी सी डायरी एवं एक कलम उनके साथ रहती थी। वे अपने साथ घटने वाली हर घटना को उस डायरी में लिखा करती थी। किसी के यहाँ से उनके पास कोई कॉल आता था तो वह आधी रात को भी उसके पास चले जाती थी। वे अपने काम को बेझिझक और पूरे बुलंदी के साथ किया करती थी और आज तक कभी भी हम लोगों ने उनकी डायरी को छुआ तक नहीं। जब पुलिस वालों ने सुष्मिता की डायरी उनके परिवार वालों से मांगने चाही तो उनके परिवार वालों ने वह डायरी छुपा दी थी और पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी कि डायरी इन्होंने कहाँ रखी है। पुलिस वालों के जाने के बाद जब इनके परिवार वालों ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उनके होश ही उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी अनोखी बातें जिस पर किसी व्यक्ति को यकीन तक ना आए, पर वह हर एक बात सच थी। आखिर क्या लिखा था सुष्मिता ने और क्यों? सुष्मिता की डायरी में लिखा हुआ था, रात के 1 बज रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी रात गया आखिर कौन हो सकता है। जब मैंने इधर से कॉल रिसीव किया तो उधर से किसी औरत की आवाज आई। औरत बोल रही थी, क्या आप मेरी समस्या को सुलझा सकती हैं? मैंने पूछा कि आखिर आप बोल कहाँ से रही हो? तो उसने जवाब दिया, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। अगर आप यहाँ तक आ सकती हैं तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी और आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मुझ पर। एक क्षण के लिए तो मैं भी चौंक गई। मुझे लगा कि इतनी दूर से कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चला जाएगा। मैंने उस औरत से उसके घर की पूरी जानकारी ली और अगले 2 दिनों के अंदर उस औरत के कहे अनुसार उसके घर के अंदर तक पहुंच गई। जहां उस औरत का घर था वहां तक कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं था। गाड़ी से चलने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा था। जहां उस औरत का घर था वहां जंगल था। जंगल के एकदम बीचों बीच ईंटों से बना एक पक्का मकान। बाहर से देखने में तो एकदम सामान्य लग रहा था, अन्य मकानों की तरह। लेकिन जब मैं उसके अंदर दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ ही पल में एक औरत ने आकर दरवाजे को खोला। मैंने पूछा कि आप वही हैं जिसने मुझे कॉल किया था? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ मैम, मैंने ही आपको बुलाया है। आइए, आप अंदर आइए, अंदर आकर आराम से बैठ जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है। आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, थक चुके होंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और यह कहकर वो औरत रसोई घर की तरफ चली गई। थोड़ी देर में उसने मेरी और पानी का एक गिलास बढ़ाया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वो औरत रसोई घर में से आ रही थी तो उसके पैर भीगे हुए थे, लेकिन उसके पैरों के निशान उसके फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। फर्श बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मुझे थोड़ा ये सब अजीब लगा। मुझे अजीब लग रहा था। मैंने तुरंत ही उस औरत से पूछा कि आखिर आपने मुझे यहाँ किस काम से बुलाया था और आप शहर से इतनी दूर यहाँ पर क्यों घर बनाकर रह रही हैं? क्या आप अकेली रहती हैं या यहाँ पर कोई और भी रहता है आपके साथ? तो उसने जवाब दिया कि मेरे साथ मेरी एक बेटी रहती है। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं। आखिर किस वजह से आपने मुझे यहाँ इतनी दूर बुलाया है? मुझे भी तो पता चले कि आपकी आखिर समस्या क्या है। उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची अभी अपने कमरे में सोई हुई है और जब वह सोकर उठती है तो उसे बाहर से ढेर सारे छोटे बच्चे की पुकारने की आवाज आने लगती है और मेरी बच्ची जंगलों की तरफ चली जाती है। मैं देखती हूँ कि वह एक पेड़ से पूरी तरह चिपक कर कान को लगाए रहती है, मानो पेड़ से कुछ आवाज उसे आ रही हो जिसे यह सुनना चाहती हो। जब मैं उससे पूछती हूँ तो वह कहती है कि माँ, मुझे पेड़ों के अंदर से एक लड़की पुकारती है जो काफी तकलीफ में है, काफी परेशानी में है, कष्ट में है। उसे किसी ने अंदर कैद कर रखा है। वह रोती रहती है और हमें आवाज लगाती है। मैंने उस औरत से कहा कि मैं खुद तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके कमरे तक ले चलो। उस औरत ने कहा कि वह देखिए, सामने है उसका कमरा, आप चलिए, मैं आपके पीछे आती हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर मैं उस बच्ची के कमरे तक पहुंच गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और सामने बेड पर एक बच्ची सोई हुई है। जैसे ही मैंने उसकी ओर अपनी कदम को बढ़ाने की कोशिश की
वह बच्ची अचानक से उठकर खिड़की से छलांग लगाकर छत से नीचे कूद गई। तुरंत ही मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। वो बच्ची मर चुकी थी और उसके शरीर कटकर 2 हिस्सों में बंट गया था। मैं तो अब हैरान रह गई। मेरे ऊपर भी खौफ तारी हो गया और मेरी हालत बहुत बदतर हो चुकी थी। बच्ची की हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। आज तक कभी कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा था। मैं तुरंत ही उसकी माँ को आवाज लगाई, लेकिन वो घर में नहीं थी। मैंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं दिखी। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। बाहर देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। तुरंत ही घर से बाहर निकली तो देखा कि सामने पेड़ों पर ढेर सारे पंजों के निशान बने हुए थे, जिससे खून टपक रहे थे और उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी थी। आज तक मुझे कभी डर नहीं लगा था। आज मैं पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। मैं तुरंत ही उस घर को छोड़कर वहां से भागने लगी। भागते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर के भीतर कोई प्रवेश कर गया हो, जो मेरे साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उल्टी आने लगी। मेरा स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था आखिर मेरे अंदर क्या है। लग रहा था मेरे अंदर कोई सांस ले रहा है। मैं वहां से भागने लगी, तभी वापस से मुझे वो औरत दिखाई दी जिसने मुझे वहां पर बुलाया था। मैंने उस औरत को देखा तो अचानक उस औरत की जो रंगत थी वो काली पड़ने लगी। उसके बाल अचानक से फिजा में उड़ने लगे और वो मेरे साथ साथ बिना दौड़े चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दौड़ भी नहीं रही है तो ये मुझे बार बार इधर उधर कैसे दिख रही है। कभी वो मेरे दाईं तरफ आती, कभी मेरे बाईं तरफ आती और अचानक से फिर उसकी बच्ची की आत्मा भी मेरे सामने आने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे कुछ सोच समझ नहीं पड़ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी कि अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ में अड़ा और मैं वहीं पर गिर गई। गिरना था कि पता नहीं मुझे सिर पर क्या लगा कि अचानक मेरे आंखें बंद होने लगी और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली तो ना आसपास कोई था, ना ही आसपास कोई घर मौजूद था। मैं जंगल के बीचों बीच सुनसान इलाके में पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने वहां से वापस से चलना शुरू किया और धीरे धीरे करके मैं वहां के बस स्टेशन तक पहुंच गई, 3 किलोमीटर दूर तक, जहां से मैं वापस सफर करके उस घर तक पहुंची थी। बहरहाल उनकी डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था इस घटना के बारे में। इस घटना के बाद तकरीबन 3 महीने बाद ही अचानक सुष्मिता जी की मृत्यु हो गई और जैसा कि उनके परिवार वालों ने बताया, ना उनको कोई बीमारी थी, ना ही उनको कोई अंदरूनी तकलीफ थी, बस अचानक से उनकी मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि इस घटना के बाद क्या हुआ था और उनके अंदर ऐसा क्या घुस गया था जिसकी वजह से उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इस घटना को अपने परिवार वालों से खुद नहीं कहा। क्या वह आत्मा सुष्मिता जी के अंदर घुस चुकी थी जिसने उन्हें मौत की घाट उतार दिया, या फिर उनकी मौत नॉर्मल हुई? ये राज भी उन्हीं के साथ इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये एक रहस्यमयी मौत थी जिसे इस डायरी के जरिए अच्छी तरह से जाना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।